समझेंगे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास किसे कहा जाता है? अव्ययी भाव समास अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें पहला पद जो होता है वह अव्यय होता है और प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण मैं आपको बताऊं तो हर रोज, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोज रोज। दूसरा उदाहरण है यथा सामर्थ्य, अर्थात सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर हमने अव्ययी भाव समास किया। मैं आपको इसके बाद कुछ इसके उदाहरण भी बता दूंगी। अब हम दूसरा समास करेंगे। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। उदाहरण के रूप में पाठशाला अर्थात पाठ के लिए शाला, देश निकाला, देश से निकाला। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है और बाद वाला जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। तो इसमें पहले खंड के कर्ता व संबोधन को छोड़कर अन्य कारकों की विभक्ति का लोप हो जाता है। इसमें जो विभक्तियां लगाई जाती हैं वो हैं को, में, से, के लिए, से, फिर का, की, का, में। इस तरह की विभक्तियां इसमें लगाई जाती हैं। जैसे हस्तगत, तो हस्तगत का जो विग्रह होगा वो होगा हस्त में गया हुआ। फिर एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, युद्ध भूमि। युद्ध भूमि का विग्रह करेंगे तो होगा युद्ध के लिए भूमि। से कारक से अगर हम इसका विग्रह करें तो धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। ठीक है, अगर हम का कारक से इसका विग्रह करें तो राजमाता, राजा की माता, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। उसी तरह से अगर हम में विभक्ति से करें तो जलमग्न, जल में मग्न। तो इस प्रकार ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के भी दो भेद हैं जो है कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो आइए अब हम करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है? इस समास का भी उत्तर पद ही प्रधान होता है और इसके साथ ही पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। जिस समास में समस्त पद के खंड में विशेष्य, विशेषण अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है वह कर्मधारय समास होता है। यथा विशेषण, विशेष्य, तो अगर समस्त पद को हम ले लें तो समस्त पद में पीतांबर, पीतांबर, पीत है जो अंबर या पीला है जो अंबर। या फिर यहाँ पर एक और उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, गुरुदेव, गुरु रूपी देव। एक और उदाहरण है मृगनयन, मृग के समान नयन। तो इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे है महर्षि, महर्षि अर्थात कि महान है जो ऋषि। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, अगला समास जो है वो है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है
और दूसरा पद प्रधान होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें इतनी वस्तुओं का समाहार है। तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे नवरात्रि, तो नवरात्रियों का समूह। तो आप देख रहे हैं इसमें पहले संख्यावाचक शब्द आया और दूसरा पद जो है वह प्रधान है। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। एक और उदाहरण है, जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। इसी प्रकार से इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, जैसे सप्ताह, तो 7 दिनों का समूह। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। ठीक है, तो ये जो है हमने किया द्विगु समास। आगे जो समास है वो हम करेंगे, उसके बाद हम करेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा है, जब शब्द के दोनों ही पद गौण होते हैं, अर्थात उनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तब उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, तब वह बहुव्रीहि समास होता है। इसमें अन्य पद का अर्थात समास में प्रयुक्त पदों के अर्थ से भिन्न पद का अर्थ प्रधान होता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में चंद्रमा तथा शेखर यानी कि शिर, दोनों ही पदों का अर्थ प्रधान न होकर महादेव अर्थ ही प्रधान है, अर्थात ऐसा कोई जिसके शिखर पर या सिर पर चंद्रमा हो। तो प्रथम दृष्टि से कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और अव्ययी भाव समास दिखाई देने वाले समासों पर विचार करने से उनमें से ही बहुव्रीहि समास निकलता है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, घनश्याम, घन श्याम, तो इसका विग्रह करेंगे हम तो क्या होगा, बादल जैसा काला। बादल जैसा काला कौन है, कृष्ण। ठीक है, तो हमें यहाँ पर संज्ञा भी देनी है, ब्रैकेट में हमको कृष्ण भी लिखना है। जैसे आप ये देखिए, नीलकंठ, इसका विग्रह करेंगे तो अर्थ होगा नीला है कंठ जिसका, परंतु इसका सांकेतिक अर्थ होगा शिव। तो आप ये पूरा लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में आप लिखोगे बहुव्रीहि समास। एक और उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, लंबोदर, लंबोदर, इसका विग्रह करेंगे तो अर्थ होगा लंबा है उदर, उदर अर्थात पेट, परंतु इसका सांकेतिक अर्थ होगा गणेश जी। ठीक है, एक और देख लेते हैं, दशानन, इसका विग्रह करेंगे तो अर्थ होगा जिसके 10 मुख हों, परंतु इसका सांकेतिक अर्थ होगा रावण। तो आपको ये आशा करती हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। घनश्याम तो मैंने आपको बताया, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव, जलज, जल में से उत्पन्न, कमल, दिगंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसका, शिव, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला जो है शिव, पंचानन, 5 मुखों वाला जो है शिव। ठीक है, इस तरह से इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर किए। अब जो अगला समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में उसकी परिभाषा बता रही हूँ। द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और उनके बीच में और अथवा या शब्द का लोप हो जाता है। जब हम उसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में अधिकांश रूप से और शब्द का प्रयोग किया जाता है। यथा माता पिता, माता पिता का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसमें और अथवा या शब्द का लोप हो जाता है, और अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो उसमें और या शब्द आएगा।
माता पिता, माता और पिता, सीताराम, सीता और राम, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो इस तरह से जो है मैंने आपको बताया कि द्वंद्व समास है। कर्मधारय समास मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन एक बार और मैं आपको कर्मधारय समास की परिभाषा बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। जिस समास में समस्त पद के खंड में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है वह कर्मधारय समास होता है। यथा विशेष्य विशेषण, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, नीलाकाश, नीला है जो आकाश, महर्षि, महान है जो ऋषि, महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास मैंने आपको समझा दिया, कर्मधारय समझा दिया, अव्ययी भाव समझा दिया और बहुव्रीहि समास भी मैंने आपको समझा दिया। तो मैंने आपको समास के सारे भेद उदाहरण सहित, परिभाषा सहित समझा दिए हैं। अब आपको ये अच्छे से समझना है और आपको आपकी असाइनमेंट नोटबुक में ये लिखना है। असाइनमेंट नोटबुक वो है जिसे आपने लेखन और व्याकरण की बुक बनाई है। व्याकरण का जो पार्ट आपने 2 पार्ट बनाया है, व्याकरण का जो पार्ट है उसमें ही आपको आपका ये पहला टॉपिक लिखना है, समास। ठीक है, समास का आपको इंडेक्स में आज की डेट भी डालनी है और आपको टॉपिक डालना है। अच्छे से आपको लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। सबसे पहले आपकी परिभाषा आनी चाहिए ऊपर, उसके बाद उसके उदाहरण आनी चाहिए, भेद आने चाहिए। आपको कौन सा भेद कब लिखना है, कौन से नंबर पे लिखना है, उसका मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे होमवर्क वाले ग्रुप में, पर्सनल वाले ग्रुप में मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगी। और आपको होमवर्क करना है ये सारा करके और मुझे आपको भेजना है। आपको मुझे पर्सनल वाले ग्रुप में ये पूरा होमवर्क भेजना है। पर्सनल वाला ग्रुप मतलब कि जो हमने हिंदी का होमवर्क वाला ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आपको भेजना है। और मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भी भेजूंगी जिसमें आपका स्वाध्याय भी होगा, मतलब आपका होमवर्क भी होगा, और आपको किस तरह से कौन सा भेद कौन से नंबर पे लिखना है वो भी बता दूंगी। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, उसके बाद आपको उसके उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और होमवर्क कंप्लीट करके मुझे आप होमवर्क भेज दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।